गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडीज की क्लास के बाद अब इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था बताइए। हमारा चैप्टर जो लास्ट उसका जो बचा हुआ है वो है बजट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बजट में हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे, टाइप्स भी क्लियर कर लिए थे, उसके बजट घाटे की अवधारणा को भी क्लियर कर लिया था। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, वित्त आयोग। आज हम बात करेंगे वित्त आयोग की। वित्त आयोग, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग होता है बेटा केंद्र व राज्यों के बीच वित्त को बांटने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है बेटा, केंद्र व राज्यों के बीच वित्त को बांटने की बेटा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। 14वें वित्त आयोग का 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में डॉक्टर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में, डॉक्टर वाई वी रेड्डी कौन थे? अध्यक्ष थे। मैं सन 2015 से 2020 के लिए गठित 2015 से 2020 के लिए गठित किया गया और 15वें वित्त आयोग जो कि 2020 से 25 के 2020 से किसके लिए बेटा? 2025 के लिए। गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? केसी सिंह को
समझो इसको क्या है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। वित्त आयोग होता क्या है? वित्त आयोग होता है बेटा, मान लीजिए कि अपन बात करें राज्य की और अपन बात करें केंद्र की। राज्य के पास भी इनकम के सोर्सेस होते हैं और केंद्र के पास भी क्या होते हैं, इनकम के सोर्सेस होते हैं। पर क्या होता है, राज्य के पास इनकम सोर्सेस कम होते हैं और केंद्र के पास इनकम सोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट चेंज है, यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और केंद्र में किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार राज्य सरकार को मतलब पैसा देगी क्या? वो क्यों चाहेगी कि भाई ये लोग डेवलपमेंट करें, क्योंकि वो तो नाम नहीं करना चाहती ना, वो तो चाहेंगी हमारा नाम और हम डेवलपमेंट करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनाया गया, एक फाइनेंशियल कमीशन बनाया गया और वो क्या करती है, वित्त को बांटने का काम करती है। इसका गठन कब किया गया था? इसका ये अभी तक ये 15वां वित्त आयोग अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो 14वां वित्त आयोग जो था वो 2013 में बनाया था, पर उसे लागू कब किया था, 2015 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, वाई.वी. रेड्डी जिसके अध्यक्ष थे। और अभी जो है, ये अध्यक्ष याद रखना बेटा, और जो अभी जो है वो 2020 से 25 वाली अवधि के लिए उसके अध्यक्ष हैं के.सी. सिंह। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। इतना ही था आपके इसमें बजट में, बाकी बजट तो बहुत डीप में है और वो आप आगे कॉलेज में पढ़ेंगे, अभी नहीं है। हमारे सिलेबस में जितना उतना हमने कंप्लीट किया, ठीक है, क्योंकि हमारे में था सरकारी बजट और सरकारी बजट में इतनी ही बातें थी जिसे हमने क्लियर कर लिया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा वो अभी नोट नहीं कराती हूँ मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो नोट ही करना है आपको, इसको समझना तो है नहीं, क्वेश्चंस नोट करने हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें, ठीक है बेटा। क्योंकि ये वैसे भी नेशनल इनकम वाली जो यूनिट है 3 चैप्टर की यूनिट है और उसमें टाइम भी लग जाएगा और आपको इसमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा चैप्टर नहीं है कि थ्योरी है। बजट में तो क्या है, आपको कुछ नहीं भी समझ आए ना तो भी आप उसको एक बार रट लोगे या 2-4 बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा। पर नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है, नेशनल इनकम वाला चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने नहीं समझा तो आपको नहीं आएगा, चाहे आप उसके लिए पूरे साल, आप जब तक भी अपना 12th एग्जाम नहीं होगा तब तक आप उसमें लगे रहोगे तो भी समझ नहीं आएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है बेटा वो मैं आपको पीडीएफ में ही अवेलेबल करा रही हूँ, मैं नोट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि नोट कराने में फिर 10-15 मिनट लग जाएंगे आपके और फिर ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही कर देते हैं। गुरुवार है, फ्राइडे है सॉरी, तो फ्राइडे के दिन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, नेशनल इनकम। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 14 है आपकी बुक में, राष्ट्रीय आय। लेसन कौन सा है, लेसन में 14 कौन सा है, नेशनल इनकम। कौन सा चैप्टर है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा, इसको कुछ ज्यादा हमें समझने की नीड नहीं है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि बेटा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि भाई जो भी चीज मैं बता रही हूँ आपको उसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है अपना, नेशनल इनकम। इसकी मूल अवधारणा की बात कर रहे हैं अपन, है ना, पूरी यूनिट है नेशनल इनकम की। इसकी अपन चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा। ये है INCO इनकम और चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय की मूल राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा, ठीक है ना। इसको क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये क्या होता है, ये नेशनल इनकम है क्या। अवधारणा की तो बाद में बात करें, पहले तो ये देखो कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम किसी भी देश, क्या बात कर रहे हैं, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो कैसे लगाओगे भाई, उसकी राष्ट्रीय आय कितनी है, समझ आया। तो पहला पॉइंट तो अपन ये लिखते हैं, अपन पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, छोटा सा परिचय, सामान्य परिचय। तो सबसे पहली लाइन यही लिख लो, किसी
भी देश की, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन उस देश की राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जा सकता है। किसी भी देश का जो आर्थिक स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन किसके आधार पर किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय से पता चल जाता है। इससे क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय आय के माध्यम से, राष्ट्रीय आय के माध्यम से उस देश की सरकारी नीतियों व सरकारी नीति मतलब कौन कौन सी पॉलिसी चला रखी है वह कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बेटा। उसके बाद सामान्यतः एक देश की राष्ट्रीय आय सामान्यतः एक देश की आय को क्या कहा जाता है बेटा? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ आ गया होगा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन उस देश की राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जा सकता है। आप अब जैसे किसी की राष्ट्रीय आय काफी अच्छी, तो आप देख सकते हो कि भाई वहां की जो पॉलिसीज है, वहां की सरकारी नीतियां है, वो काफी अच्छी है। और अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा कम है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये तो हम बात करते हैं सामान्य परिचय की कि राष्ट्रीय। अब मेन जो बात है वो राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है और राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, वो देखिए, वो समझना बहुत जरूरी है बेटा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? पूरे देश की आय राष्ट्रीय आय है ना। अब उसमें किस किस आय को शामिल किया जाता है, किस किस आय को शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कौन करता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम देखते तो है कि भाई हमारी जीडीपी का ग्रोथ इतना हो रहा है, नाम सुना होगा आपने, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब होती क्या है, तो वो हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। और ये चैप्टर का नॉलेज होना भी जरूरी होता है। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रोथ रेट होती क्या है, ग्रोथ रेट कब बढ़ती है। मेन तो ये सोचो कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो ये सुनो, राष्ट्रीय आय किसी एक देश की बात करें, किसी एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से प्राप्त आय, किससे? वस्तु व्यापार से भी और सेवा व्यापार से भी। किसी एक देश की वस्तुओं व सेवाओं के अंतिम उपभोग से, मेन पॉइंट याद रखना, अंतिम उपभोग से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। किसमें? अंतिम उपभोग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अंतिम उपभोग। अंतिम उपभोग का मतलब बेटा
कि जब भी कोई वस्तु है, तो अब अंतिम उपभोग को एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अंतिम उपभोग क्या होता है ये तो क्लियर हुआ। परिचय, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का नॉलेज कब होगा, जब किसी उस देश की हम राष्ट्रीय नेशनल इनकम को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जब उस देश की नेशनल इनकम को एनालाइज करेंगे तो हमें उससे ये भी पता चल जाएगा कि उस देश की पॉलिसीज कैसी है, उसके उस देश की क्या है नीतियां कैसी, कार्यक्रम कैसे है। तो उस चीज का हम कैसे एनालाइज करेंगे, देश की राष्ट्रीय आय के द्वारा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय से आशय या अर्थ। देखिए, राष्ट्रीय आय से आशय या अर्थ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय लाभांश या आय जिसमें केवल अंतिम अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये अंतिम उपभोक्ता वाला जो नाम है ना, ये जरूर याद करना। आगे लिख लो, चाहे वे भौतिक वर्ण से प्राप्त हुई हो या मानवीय साधनों से। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय में एक वित्तीय पहले इतना समझो बेटा,
फिर आगे और लिखो। एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर पता है 31 मार्च से 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय लाभांश या आय, जितना भी राष्ट्रीय लाभांश या आय जिसमें केवल अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, ये ही लाइन इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, चाहे वह भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो, चाहे वह मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय में एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त अंतिम उपभोग को शामिल किया जाता है, चाहे वो वस्तुओं का व्यापार हो, चाहे वो सेवाओं का व्यापार हो। समझ आ गया बेटा? अभी अंतिम उपभोग वाला क्या है वो आपको एक उससे समझाती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे समझ में आएगा आपको। राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक राष्ट्र का लाभांश या आय जो अंतिम उपभोक्ता की सेवाओं द्वारा प्राप्त हो, इतना याद रखना। अब इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि यहां क्या बन रही है? ब्रेड। ये जो उत्पादन हो रहा है वो किसका हो रहा है? ब्रेड का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। ब्रेड में सबसे पहले क्या आया? गेहूं, ठीक है। गेहूं से क्या बना? मैदा। मैदा से क्या बनी? ब्रेड। गेहूं कितने रुपए किलो है? 30 रुपए किलो। मैदा कितने रुपए किलो है? एज्यूम कर रहे हैं हम, मान लीजिए 40 रुपए किलो। और ब्रेड कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे पता है? राष्ट्रीय आय, भाई ये गेहूं है तो इसने बेचा तो इसको आय हुई, तो ये भी लिख लो। मैदा वाले ने मैदा बेचा तो इसको भी लिख लो, और ब्रेड वाले ने ब्रेड लिखा तो बेचे तो इसको भी लिख लो। इन तीनों को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? अंतिम उपभोग को। अंतिम उपभोग या तो इसे लिख लो, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होगा? 60 रुपए। अब आप बोलोगे 60 रुपए क्यों मैडम, इनका क्या हुआ, इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ वो देखो बेटा। गेहूं कितने रुपए किलो था? 30 रुपए, बिल्कुल, ये इसकी कॉस्टिंग थी, ये हमने काउंट किया। अब मैदा कितने रुपए किलो हुआ? 40 रुपीज कीजिए, पर इस 40 रुपीज में 30 रुपीज इंक्लूड है या नहीं है? बिल्कुल है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 10 रुपए। कितना लिख लिया? 10 रुपए, क्योंकि 30 तो वही है ना। उसके बाद इन दोनों का गैप कितना है? 20 रुपए। क्यों? ये मैदा 40 का था तो 40 तो ये कॉस्टिंग आ गई, अगले ने 20 रुपए प्रॉफिट अर्न करके बेचा तो ये कितना हो गया? 20 रुपए। आप इसको टोटल कर लो, 30, 40, 50, 60। आप इसको टोटल करोगे तो भी 60 आएगा, और अगर अंतिम उपभोग को लिखोगे तो भी 60 ही आएगा। तो राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में अंतिम उपभोग को शामिल किया जाता है। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कैलकुलेशन सेम ही आना है, समझ आए? या तो आप गैप को काउंट कर लो, या फिर आप क्या किसे काउंट कर लो? अंतिम उपभोग को।